हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 7th एंड 8th फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। सिरीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु अप्रूव्ड बाय सेंटर। देखो सेंटर ने क्या किया है, तमिलनाडु में इस टाइगर रिजर्व को अप्रूव कर दिया गया है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी, ठीक है। अभी ये जो टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में अभी क्या डेजिग्नेट किया है, वो इंडिया के 51st टाइगर रिजर्व होगा, जिसमें मेघामलाई और श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्या किया है, मिक्स किया है। इसके अलावा जो तमिलनाडु में जो अदर टाइगर रिजर्व्स हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक है कलाकट्टर, मुंथाथुराई, अन्नामलाई, मुड्डुमलाई, सत्यमंगलम। देखो गाइस आपको पता होगा अन्नामलाई, मुड्डुमलाई ये सब तो पीक्स भी हैं, ठीक है। तो गाइस आपको अगर ये न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तो मेनली जो यूपीएससी पूछता है वो देखना है तो नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जो साउथ के होंगे इनसे ज्यादा पूछेगा, ठीक है। तो ये जो इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व है, जिसमें मेघामलाई और ये जो ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन दोनों को बनाया है। इसके अलावा तमिलनाडु में को और जो टाइगर रिजर्व है उनके नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो मेघामलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये तमिलनाडु के किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, एक थेनी, एक मदुराई, जहां पे हाईवे, माउंटेन्स और कार्डमम हिल्स है। इसके अलावा जो श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व पे लोकेटेड है, ठीक है। जो मेघामलाई अगर देखा जाए, मेघामलाई में क्या क्या वहां का फोना है, तो देखा जाए वहां पे कुछ आपको मैमल्स मिलेंगे, कुछ आपको स्पॉटेड डियर्स मिलेंगे, इंडियन गोर्स मिलेंगे, या वाइल्ड बाउर्स मिलेगा। अगर हम देखें तो श्रीविल्लीपुथुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे आपको ज्वाइंट स्क्विरल्स मिलेगी, फ्लाइंग स्क्विरल्स मिलेगी, लेपर्ड्स मिलेंगी, नीलगिरी थार्स मिलेंगे, सांबर्स, एलिफेंट, लायन टेल मैकल। तो ये सब यहाँ का फोना बताया, ठीक है। तो गाइस आपको इन दोनों की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पता होना चाहिए, दोनों भी तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व्स को हम जब नोटिफाई करते हैं वो किसके अंडर करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर करते हैं। और साथ में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है, वो क्या करती है, वो अकाउंटेबिलिटी होती है, वो आंसरेबल होती है कि ताकि जो टाइगर रिजर्व्स को वो मैनेज कर सके, जो भी सेंटर के हो या स्टेट के हो, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कोर या बफर स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो गाइस क्या होता है, जो कोर एरियाज आपको पता होगा, ये बफर एरियाज होते हैं, ये कुछ कोर एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते हो, क्योंकि वहां पे मेन क्या होता है, वहां पे ही हैबिटेट होता है किसका, उन स्पीसीज का, ठीक है। तो कोर एरियाज होते हैं वो लीगल स्टेटस होते हैं, जैसे नेशनल पार्क का या फिर सेंचुरी का। जबकि जो बफर या पेरिफेरल एरियाज होते हैं जिनको हम इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोर एरियाज पे कोई उसका मतलब कि कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। जबकि जो बफर और पेरिफेरल एरियाज होते हैं वो फॉरेस्ट या नॉन फॉरेस्ट लैंड हो सकता है, जो कि मैनेज किया जाता है बाय मल्टीपल अथॉरिटीज। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये आप सबको पता ही होगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की, जिसका एम क्या है कि हम टाइगर एजेंडा है मेनली जो कोर एरिया टाइगर रिजर्व, वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ा सके विद एन इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेड एजेंडा इन द बफर, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला, 51 टाइगर रिजर्व हो गए इंडिया में। तो आप देख सकते हो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। देखो उत्तराखंड में कॉर्बेट है, ठीक है, दूधवा है, सर इसका है हमारे राजस्थान में रणथंभौर, और ये दूसरा मुकुल, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छी पिक्चर है, इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लो और इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज के साथ पढ़ते हैं हम अपनी। आफ्टर ऑयल्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैप्स ट्रांस फैटी एसिड्स इन फूड प्रोडक्ट। देखो गाइस आप सबको पता है कि हमारा एम क्या है कि 2024 तक क्या है, जो हमारे प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में जो ट्रांस फैटी एसिड्स है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। और इसकी क्या परमिसिबल लेवल है, उसमें FSSAI ने क्या लगा रखी है, कैप लगा रखी है, ठीक है। तो अभी क्या किया, आफ्टर ऑयल्स के बाद क्या, जो FSSAI ने क्या किया, ट्रांस फैटी एसिड पे कैप लगाई, ठीक है। अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू FSSAI रेगुलेशन कुछ रिवाइज किया गया है, जिसमें ये बोला है कि जो फूड प्रोडक्ट्स एडिबल ऑयल्स को यूज करते हैं या फैट्स को यूज करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट, उनको क्या करना है, उसमें जो ट्रांस फैटी एसिड्स है वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बाय मास ऑफ टोटल ऑयल फैट्स प्रेजेंट इन दिस प्रोडक्ट। कब से, 1 जनवरी 2022 से। मेरी बात आपको समझ में आ गई। FSSAI ने बोला है जो भी फूड प्रोडक्ट्स जिसमें आप एज एन इंग्रेडिएंट एडिबल ऑयल यूज करते हो या फैट यूज करते हो, उन प्रोडक्ट्स में क्या है, 2% से ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड नहीं होना चाहिए। और ये जो रेगुलेशन है कब से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 2022 से। इससे पहले जो FSSAI ने जो ट्रांस फैटी एसिड्स की जो लिमिट थी वो कितनी रखी हुई थी, 3% रखी गई थी 2021 तक। 2% हमारा एम है कि 2% हम अलाउड करेंगे 2022 तक। करंटली कितना है, 5% लेवल है, ठीक है। ये किसकी लाइन में है, ये जो हम कर रहे हैं वो WHO की लाइन में।
WHO क्या चाहता है कि 2023 तक हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियली जो प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स हैं उसको हमने क्या करना है, ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड से एलिमिनेट करना है। जिसको WHO का जो प्रोग्राम है किसके अंदर, WHO रिप्लेस प्रोग्राम, जो कंट्रीज को हेल्प कर रहा है कि वो अपनी डिफरेंट कंट्रीज में पॉलिसीज बनाएं कि ताकि हम ट्रांस फैटी एसिड्स के यूज को एलिमिनेट कर सके। ठीक है, इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि ट्रांस फैटी एसिड्स को एलिमिनेट कर सके। सबसे पहले एक हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन, ट्रांस फैट फ्री लोगो, ईट राइट इन इंडिया मूवमेंट। तो इस तरह के कुछ मूवमेंट है जो इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। ट्रांस फैटी एसिड होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो पार्ट है वो साइंस में कवर होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। दो फॉर्म्स के होते हैं, एक तो जो नेचुरल पाए जाते हैं, एक इंडस्ट्रियल। हमारा एम क्या है, जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस है इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, जो नेचुरली ऑकरिंग जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कुछ डेयरी या मीट प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे आपका पनीर हो गया, चीज वगैरह हो गया, जो आपके मिल्क प्रोडक्ट से बनते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू बनाते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में, ताकि हम उनको और सॉलिड बना सके, किसी भी फूड आइटम की शेल्फ लाइफ बना सके। देखो जो आपके लेस चिप्स होते हैं, जो नमकीन वगैरह होते हैं, उनकी जो क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ होती है, अच्छी होती है, वो काफी क्रिस्पी रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रांस फैटी एसिड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ताकि हम उसको एज एन अडल्टरस यूज कर सके, क्योंकि काफी चीप होते हैं। ठीक है, ट्रांस फैट्स में क्या होता है, ट्रांस फैट्स की वजह से आपको कुछ हार्ट अटैक के रिस्क होते हैं और कुछ डेथ भी हो सकती है फ्रॉम कोरोनरी हेल्थ डिजीज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं हम अपनी, गवर्नमेंट प्लान्स टू अनलॉक वैल्यू इन असेट्स थ्रू मोनेटाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट देखो ये जो न्यूज है हमारी इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। गवर्नमेंट क्या प्लान करेगी, मोनेटाइजेशन के थ्रू कुछ वैल्यूज, जिनकी असेट्स की कुछ वैल्यूज है उनको अनलॉक किया जाए। अभी क्या 2021 का जो बजट है उसने प्रपोज किया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स रेफर्ड। देखो आप सबको पता है दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ब्राउन फील्ड होते हैं, ग्रीन फील्ड होता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी मतलब कि एग्जिस्टिंग नेचर में है, आप उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ग्रीन फील्ड क्या होता है, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है, आपको अभी न्यू सेटअप करना है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसे हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बजट ने अभी क्या किया, नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी बनाई, किसके लिए, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स एग्जिस्टिंग नेचर में है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन है, रीबिल्ट है, उनको या तो रीबिल्ड करो या उनको आप मॉडिफाई करो या उनको अपग्रेड करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, सबसे पहले क्या, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एडिशनल टोल रोड्स ली जाएंगी, कुछ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर एसेट्स और ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, इन सबको इस मेजर्स को अनाउंस किया। ठीक है, मतलब कि सिंपल बात ये कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो आप डिफरेंट हाईवेज पे आपको टोल देते हैं और टोल कलेक्शन को ऐड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स के एसेट्स को अपग्रेड किया जाएगा या फिर उनको मॉडिफाई किया जाएगा, या कुछ ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस को ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है वो इसलिए अनाउंस किया है क्योंकि एक तरह का ये मतलब एक मेजर है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया मेजर है, ताकि हम क्या कर सके, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसमें फंडिंग को बढ़ा सके, ताकि हम अपने जो डिमांड हम घटा सके, कहाँ पे, एक्सचेकर मतलब जो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है वहां से डिमांड कम कर सके और टैक्स पेयर से हम ज्यादा ले सकें। ठीक है, इसके अलावा जो एसेट मोनेटाइजेशन में क्या क्या है, हम क्या करेंगे, कुछ न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आएगा। ऑफकोर्स आप देखो अगर हम एडिशनल टोल लगाएंगे तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा होगा। इससे हम क्या करेंगे, जो हमारे अनयूटिलाइज या जो अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट्स हैं उनकी वैल्यू हम अनलॉक करेंगे। मतलब कि देखो क्या है, अगर सपोज करो ये रोड है, ये रोड यूज हो रही है, कम यूज हो रही हो चाहे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये पब्लिक एसेट है, गवर्नमेंट का एसेट है, लेकिन यहाँ पे कोई टोल नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या, इससे गवर्नमेंट पूछ रेवेन्यू, अभी इन्होंने यहाँ लगा दिया टोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये अनयूटिलाइज था, अंडर यूटिलाइज था, लेकिन अब यहाँ से जब टोल कलेक्शन होगा तो उनको भी न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्रिएट होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ से जब गवर्नमेंट को पैसा आएगा तो गवर्नमेंट का जो और ट्रेजरी है वहां से उस पर जो उनका जो डिपेंडेंस है उस पर डिमांड हम रिड्यूस होगी, और जो टैक्स पेयर्स से वो इन टैक्स पेयर्स के टैक्स से वो डिपेंडेंट रहते हैं उनकी डिमांड भी रिड्यूस होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या एसेट मोनेटाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या हमें कुछ रिटर्न, अप्रोप्रिएट रिटर्न मिलेंगे फॉर कंसर्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और इसके साथ हमारी जो PSUs मतलब जो हमारी मार्केट बोरिंग्स हैं वो भी कम होंगी, और हम जो इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन है वो भी हमारा कम होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। प्राइवेट एंड अटेंटिव्स को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो वो उनको यूटिलाइज करेंगे ताकि प्रोडक्टिव एसेट उनको बना सके, जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट हैं और उनको यूटिलाइजेशन में नहीं है या बहुत अंडर यूटिलाइज हो है तो उनको वो प्रोडक्टिव एसेट बनाएंगे, ताकि हम उनको एज अ रीजनल इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की तरह, अल्टीमेट हमारा एम क्या है कि हम अपना इकोनॉमिकली डेवलप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी,
इंडिया इमर्जिंग एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड सेज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो तभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि इंडिया कहीं ना कहीं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एज अ इमर्ज हुआ है कोरोना के वक्त में, ठीक है। तो ये तो हमारी न्यूज है, देखो क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सेक्शन में इसलिए कवर होगा क्योंकि हेल्थ सेक्शन के अंडर जाएगा, हम इसमें मेनली कोविड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, कोविड-19 के क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और इंडिया क्या कर रहा है, आपको पता है इंडिया की जो कोवैक्सीन है वो इंडिया अपनी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है ग्लोबली काफी सप्लाई किया है। बीच में आप सबको पता है हाइड्रोक्लोरोक्विनिन कितनी ज्यादा इंडिया ने ट्रांसफर की है, एक्सपोर्ट की है। तो इस वजह से हमने कहीं ना कहीं कोविड-19 के क्राइसिस को एक एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करी है और इंडिया ने ग्रेट अमाउंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को क्या किया है, ग्लोबली क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर क्या है, इंडिया ने अपने जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन किया है बाय सेंडिंग वैल्यूएबल मेडिसिन, जैसे अभी आपको बताया मैंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या फिर पैरासीटामोल टू मैनी कंट्रीज। इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी क्या कर रहा है, कोविड-19 वैक्सीन को भी सप्लाई कर रहा है टू मैनी कंट्रीज एज पार्ट ऑफ इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी। बिकॉज वैक्सीन डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं थ्रू द वैक्सीनेशन सप्लाई, ठीक है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक अगर फार्मेसी सेक्टर में 14th आता है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और 3rd आता है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। मतलब कि जो अमाउंट है इंडिया के पास मेडिसिन का, वो इंडिया का जो रैंक है वो 3rd आता है। बाकी अगर हम वैल्यू में देखा तो 14th आता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी तो वैल्यू वो नियर अबाउट $41 बिलियन है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 तक इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो $65 बिलियन की हो जाएगी और 2030 तक हो जाएगी $120 to $130 बिलियन तक हो जाएगी। अभी क्या है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। अगर हम R&D इकोसिस्टम को और ज्यादा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और ज्यादा बढ़ाएं या फिर फिजिकल एंड नॉन फिजिकल इंसेंटिव, मतलब कि जैसे मैंने आपको इतनी बार पढ़ाया कि मेडिकल पार्क सेटअप करने की बात हो गई है, मतलब कि अगर हम थोड़ा सा फंडिंग प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब इंडिया ने क्या, किस तरह से फार्मेसी इंडिया कैसे स्ट्रेंथ कर रहा है इन द बीइंग फार्मेसी वर्ल्ड। सबसे पहले क्या कर रहा है, हम हाई क्वालिटी मेडिसिन को लो कॉस्ट में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको पता है जेनरिक मेडिसिन में इंडिया नंबर 1 पे क्या प्रोड्यूसर है। इसके अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और WHO के द्वारा अप्रूव किए हुए मेडिसिन मैन्युफैक्चर प्लांट्स इंडिया के पास है। समझ में आ गई, मतलब कि इंडिया के अंदर जितनी कंपनीज हैं वो या तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की हुई है, अप्रूव की गई है, या फिर WHO के द्वारा कुछ मेडिसिन को अप्रूव किया गया है और इसमें इंडिया का जो रैंक है वो कहें सेकंड है। इसके अलावा इंडिया मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड वैक्सीन को क्या करता है, सप्लाई करता है। इसके अलावा इंडिया, मैंने आपको भी बताया, इट इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, जिनमें साल्ट सेम होता है और इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है और नियर अबाउट 20% जो वर्ल्ड का शेयर है वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है ग्लोबल अगर सप्लाई देखी जाए। इसके अलावा इंडिया की जो 4 कंपनीज है वो टॉप 10 ग्लोबल जो जेनरिक कंपनीज है उनमें इंडिया का रैंक है, ठीक है। अब आप देख सकते हो स्टेप्स क्या लिए गए हैं ताकि हम अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बूस्ट कर सके। सबसे पहले हमारी इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100% FDA को अलाउड किया गया अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर ग्रीनफील्ड फार्मा। मतलब कि अगर आप न्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल रहे हो तो उसके लिए आपको 100% FDA अलाउड किया गया। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क स्कीम की मैंने अभी आपको बताया था, मेडिकल पार्क के बारे में बताई थी, तो वही मैंने पहले हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा फार्मा विजन 2020 इंडिया के द्वारा स्टेप लिया गया ताकि हम अपनी कंट्री को एंड टू एंड ड्रग डिस्कवरी का हब बना सके। इसके अलावा प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में क्या है, लाइक अगर हम चाहते हैं कि कुछ जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, देखो गाइस मैंने आपसे डिस्कस किया कि इंडिया जेनरिक मेडिसिन का बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जेनरिक मेडिसिन के उसका बनाने के लिए इंडिया अपने रॉ मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ताकि हम इसकी डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ा सकें तो इन कंपनीज जो इसमें इन्वेस्ट करेंगी तो उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब यही है कि हम जो इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ताकि हम अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर करें ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल या ड्रग इंटरमीडिएट्स या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है। सिंपल बात ये PLI स्कीम इसलिए है ताकि हम अपने कुछ रॉ मटेरियल्स हैं उसको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सके और जो इसमें आएगा, जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनको हम कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, ये आप लोग को पता ही होगा, ग्लेशियर अभी फूटा है, कहाँ पे फूटा है, हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इन उत्तराखंड, कहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट किल्स मैनी, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के क्या हुआ है, ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ जिसकी वजह से काफी लोगों की जान गई है। ये जो हमारी न्यूज है डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगी, ठीक है। ये बिलीव किया जा रहा है कि अभी जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, नंदा देवी में हुआ है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आई है। कहाँ पे, आपको पता है ना, जो नंदा देवी ग्लेशियर है वो उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड में है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड, फ्लैश मतलब कि एकदम से जो फ्लड आई है,
जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कहाँ कहाँ आई है? ऋषिगंगा और धौलीगंगा रिवर में, कहाँ पे? चमोली के, ठीक है। जो नंदा देवी है वो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, किसके बाद? कंचनजुंगा के बाद, और ये गढ़वाल हिमालयस का पार्ट है। और कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड बिटवीन द ऋषिगंगा वैली जो कि इसके वेस्ट में है और गौरी गंगा वैली जो कि इसके ईस्ट में है, ठीक है। अगर हम देखें तो एक सेकेंड, जो ग्लेशियर लेक आउटपोस्ट फ्लड हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये मेनली जो नेचुरल डैम था, वो जो कि अनस्टेबल डैम था, उसकी वजह से क्या हुआ है? ओकर हुआ है फॉर्म ग्लेशियर रिट्रीट, ठीक है। मतलब कि जैसे ग्लेशियर मेल्ट हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से जो वहां पे जो डैम था, जो कि नेचुरल डैम था, वो क्या हुआ? वो टूट गया, ठीक है। जब ग्लेशियर रिट्रीट होता है मतलब कि मेल्ट, रिट्रीट का मतलब होता है मेल्ट। जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है? इट लीव्स बिहाइंड लार्ज इंप्रेशन इन ग्राउंड फिलिंग इट वाटर, और लेक वहां पे फॉर्म हो जाता है। ये आप सबको पता ही होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, जिसको हम मोरेन बोलते हैं, जो कि विच इज इम्पेंडेंट बाय पाइल ऑफ डेब्रीज एंड आइस। इसके अलावा अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो लेक्स की बाउंड्रीज है वो भी टूटी गई हैं, जिसकी वजह से जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वो नियर बाय जो रिवर्स हैं या जो नियर बाय स्ट्रीम्स है उसमें जाके उसका जो पानी है वो बहा है, जिसकी वजह से ज्यादा सेडिमेंट्स है वो इकट्ठे हो गए हैं, रॉक्स और अदर मटेरियल इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से जो फ्लडिंग है वो ज्यादा डाउनस्ट्रीम चली गई। बस सिंपल यार, जो सिंपल अपना दिमाग लगा सकते हो कि अगर कुछ टूटा है, पानी आया है, तो जो लेक्स का पानी है वो लेक्स जो अपनी जो साइड की जो है इसको तोड़ा, ठीक है, फिर पानी यहाँ से निकला, फिर और ज्यादा नीचे तक हो गया, ठीक है। अभी जो ग्लेशियर लेक आउटपोस्ट फ्लड है ये जनरली किसकी वजह से होता है? अगर एवलांच होता है, मतलब एवलांच आपको पता ही है, जब स्नो का जो पहाड़ होता है, जो ग्लेशियर है, अगर वो टूटता है या फिर किसी एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रही है या किसी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, या रैपिडली अगर स्लोप मूवमेंट हो जाए किसकी? लेक में, ठीक है। हाउएवर इस केस में जो कोज हुआ है वो अभी इन्वेस्टिगेट होना बाकी है, मतलब कि अभी इसका एक्चुअल क्या कोज था, नेचुरल है या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से, किस वजह से है वो अभी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। करेंसी स्वैप, देखो इस करेंसी स्वैप क्या होता है सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। करेंसी स्वैप क्या होता है? हम दो कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं, पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं किस टर्म्स पे, कितने कंडीशन पे। लेकिन अगर सपोज करो अभी अगर डॉलर का प्राइस चल रहा है 73 रुपीज, ठीक है, ये तो अभी करंट है ना, लाइक अगर कल 72 हो गया, परसों 74 हो गया, तो ये तो करंट का जो प्राइस है आप उस पर अपनी करेंसी स्वैप कर रहे हो, बदल रहे हो। लेकिन अगर आपने पहले ही प्री डिटरमाइन कर लिया कि नहीं मैं 15 फरवरी को 70 रुपए में एक्सचेंज करूंगा, अब चाहे उस दिन चाहे डॉलर का प्राइस 75 हो रहा हो चाहे 80 हो रहा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि करेंसीज को एक्सचेंज करने का विद प्री डिटरमिन्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। रिसेंटली क्या जो सेंट्रल बैंक है किसका? श्रीलंका का, उन्होंने क्या किया है 400 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप फैसिलिटी आरबीआई के साथ क्या किया? एग्रीमेंट किया, किसके अंडर? सार्स करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंडर, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में अंडर सार्स करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंडर क्या करेगा? जो श्रीलंका का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो हमारे आरबीआई के साथ क्या करेगा? 400 मिलियन डॉलर की जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करेगा, ठीक है। जो सार्स करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है 2012 में आया था, ये कहीं ना कहीं क्या करता है? शॉर्ट टर्म पे आपको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। लाइक ऐसा हो सकता है ना कि लाइक उनके पास फॉरेक्स कमी होगी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? करेंसी एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या आपको एक मतलब एक तरह का पीछे का रास्ता दे देता है कि आपको शॉर्ट टाइम पे फंडिंग प्रोवाइड कर देता है, लिक्विडिटी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आपकी कंट्री की उसको पूरी कर देता है, या शॉर्ट टर्म जो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो रहा है उससे आपको प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये हर एक सार्स मेंबर के अंदर 8 कंट्रीज आप सबको पता है, उन सबके पास ये अवेलेबल है, जिसमें स्पेशली उन कंट्रीज है जिन्होंने बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। जो ड्रॉज होते हैं वो किस में होता है, मतलब कि आप किस करेंसी में आप चेंज कर सकते हो, या तो यूएस डॉलर में या यूरो में या फिर इंडियन रुपए में। मतलब कि जो सार्स कंट्री के अंदर जो ये डील हो रखी है उसके अंदर या तो आप इंडिया से आप डॉलर में आप पैसे चेंज कर लो, या यूरो में कर लो, या इंडियन रुपीज में कर सकते हो, ठीक है। आगे विवाद से विश्वास की हमने पहले भी पढ़ा था, ये किससे रिलेटेड है? सबसे पहले आपको पता है टैक्स डिस्प्यूट के सेटलमेंट से रिलेटेड स्कीम है। रिसेंटली क्या है देखो, सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम है। देखो ऐसे 2019 से हम पढ़ रहे हैं स्कीम, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं कि पेंडिंग डिस्प्यूट कितने हैं, टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं उनको हम क्या करते हैं? इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांडेड नीड्स टू बी पेड अंडर द स्कीम फॉर सेटलमेंट। इसमें क्या करते हैं कि किस तरह से हम टैक्स डिस्प्यूट को हम क्या कर सके? सेटल कर सके। तो उसमें हम ये बोल देते हैं कि हाँ आपको कितनी पेनल्टी डिमांड की जा रही है, कितना आपको इंटरेस्ट पे करना का, उन सबको हम क्या करते हैं? सेटल करते हैं, ठीक है।
ये इसलिए लॉन्च किया था ताकि जो इनकम टैक्स पेंडिंग जो लिटिगेशन है उनको हम रिड्यूस कर सके और टाइमली गवर्नमेंट के पास जो टैक्स से रेवेन्यू आता है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच सके। रिसेंटली क्या किया है, 24.5% जो टैक्स डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल्ड हुए हैं किसके अंडर, विवाद से विश्वास स्कीम, मतलब इस स्कीम के अंडर जो 24.5% टैक्स डिस्प्यूट्स थे उनको सेटल किया गया है। ये जो स्कीम है देखा जाए स्कीम का 15 टाइम्स बेटर रिस्पॉन्स है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम जो कि 2016 में आई। ठीक है, तो गाइस अब आपको पता होना चाहिए ये जो स्कीम है ये काफी अच्छी है और इसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम। नेक्स्ट है स्पेस क्राफ्ट ऑन द मार्स। ठीक है, अभी के तो 3 स्पेस क्राफ्ट है वो अभी मार्स में अराइव होने वाले हैं। कौन कौन से, एक तो स्पेस क्राफ्ट यूएई का ऑर्बिटर है जो कि अमल, इसके अलावा नासा का रोवर है कॉस्मिक कबूस और चाइना का रोवर है ऑर्बिटर जिसका नाम है तियानवेन-1। ठीक है, तियानवेन-1 हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दिस इज बिकॉज दे वर लोकेटेड अवे विद इन द, मतलब कि फन या फिर जुलाई के मंथ में क्या है इन सबको मतलब भेज दिया जाएगा ड्यूरिंग एन अर्थ टू मार्स लॉन्च विंडो। इसकी वजह से क्या है हर 2 साल में दिस लॉन्च विंडो अक्कर्स ओनली एवरी 2 years, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है मार्स पे अगर आपको कुछ भेजना है तो आप कभी 2 साल में एक बार ही भेज सकते हो। और ये जो लॉन्च विंडो है ये अभी आ रही है जुलाई में, जिसमें क्या है ये जो 3 कंट्रीज हैं वो अपने अपने जो रोवर्स हैं उनको भेज रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल। देखो रिसेंटली क्या है जो IIT दिल्ली के रिसर्चर्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली क्या किया, वाटर को स्प्लिट किया। वाटर को स्प्लिट मतलब कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करना, स्प्लिट किया है। कौन सी प्रोसेस है, जिसका नाम है सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल, ताकि हम क्या कर सके लो कॉस्ट और क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल बना सके इंडस्ट्रियली कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो ये जो हाइड्रोजन साइकिल की जो प्रोसेस है इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या है, नेट जो रिएक्टेंट है वो वाटर है और जो प्रोडक्ट्स है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये कहीं ना कहीं फेवरेबल प्रोसेस है ताकि हम हाइड्रोजन को लार्ज स्केल पे भी कमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये साइकिल किससे रिलेटेड है, मतलब अगर हाइड्रोजन साइकिल साथ में दे देंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल साइकिल किससे रिलेटेड है, तो यू शुड नो इट इज रिलेटेड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है ढेकियाजुली। अब ढेकियाजुली है क्या, देखो रिसेंटली क्या है प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पे विजिट किया है, असम के ढेकियाजुली मार्टियर टाउन है। ठीक है, ढेकियाजुली कब से रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए, इट इज एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड है, नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो असम का जो ढेकियाजुली है वो किससे रिलेटेड है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के एसोसिएट है जो कि 1942 में हुआ था, जहां पे असम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ क्या कर दी थी, सेक्रीफाइस कर दी थी। ये किसका होम है, अगर देखा जाए असम के डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ कौन कौन रहते हैं, इट इज होम टू तिलेश्वरी बरुआ जो कि यंगेस्ट मार्टियर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, जो सिर्फ 12 साल के थे। इसके अलावा पहले भी प्रधानमंत्री ने कहाँ पे विजिट किया था, शिवा सागर जेरिंग पोथा में, जो कि असम का हिस्टोरिकल एक एरिया है। यहाँ पे जो जेरन पोठा है, यहाँ जो 17th सेंचुरी का जो आपको पता होगा अहोम मूवमेंट हुआ था, उन्होंने जो अहोम के प्रिंसेस थे जो होते उन्होंने भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। ठीक है, तो अभी इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी है, एक तो ढेकियाजुली जो कि असम में है और किससे रिलेटेड है, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में, शिवा सागर पोठा के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है किरण। किरण ये पहले भी आई हुई है, किरण स्कीम किसके अंडर है, देखो किरण स्कीम किससे रिलेटेड है, ये मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है। अगर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी फॉर अर्निंग ट्रेनिंग, अगर आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, अगर आप स्ट्रेस में हो तो उसका फिर डिस्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी, मेंटल वेलबींग आपको प्रोवाइड करेगी, या फिर जो भी आपके बिहेवियर्स हैं जो मतलब चिड़चिड़े वाले उसको प्रिवेंट करेगी। ठीक है, जो इसकी किरण के अंदर जो सर्विसेज है वो 13 लैंग्वेजेस में दिए जाती हैं। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अभी के रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो 70% जो किरण स्कीम के अंदर जो कॉल करते हैं वो मेन है, इसका जो 32% जो है वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मेजर चैलेंजेस क्या कॉलेज के द्वारा जो फेस किए जा रहे हैं वो एंग्जाइटी है जो कि 28.5% लोग फेस करें, और डिप्रेशन है विच आर फेस्ड बाय 25.5% ऑफ पॉपुलेशन। लास्ट न्यूज आज के यूथ अभ्यास 20। आप सबको पता होगा यूथ अभ्यास किस किस कंट्रीज के बीच में होती है, तो ये एनुअल बायलैटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।